नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के जीके पेपर प्रथम के भाग 2 में। जो ये पेपर हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की जो वैकेंसी निकली थी सितंबर में, उसकी परीक्षा संभावित है। उसी के संदर्भ में जो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चालू की गई है उसके प्रथम पेपर का दूसरा भाग है। पहले पेपर में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया था और इस भाग में हम 51 से लेकर जो है 100 तक के प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। अब सीधा 51वें प्रश्न पे पहुंचते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, लेकिन इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा आपको 3 फैक्ट याद रहनी चाहिए कि तात्कालिक राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत जो थी वो आपकी जोधपुर थी, सबसे छोटी आपकी सापुरा थी और सबसे एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। तो एक प्रश्न के साथ तीनों विकल्प आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि सबसे बड़ी पहुँचता तो आपको जोधपुर आंसर में मिलता, सबसे छोटी यहाँ पूछी है तो आपका आंसर सापुरा होगा, और यदि एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछी जाती तो वो आपको टोंक आंसर उसका बताना था। अब देखिए 52वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। एक तरफ व्यक्तित्व दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका पदभार या जो भी दायित्व है उनके बारे में बताया हुआ है। देखिए पहला विकल्प है कि क्या कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो बिल्कुल सही है, कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था। जेता देवड़ा कानड़दे का सेनापति था, तो ये भी वाक्य सही है, इसलिए ये कथन भी सही है। गुलवेहस्त अलाउद्दीन खिलजी की दाहिमा थी, तो ये तीसरा विकल्प साथियों यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि गुलवेहस्त जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की दाहिमा न होकर उनकी जो पुत्री थी फिरोजा जो उसकी दाहिमा थी, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत होगा। और चौथा जो विकल्प है वो भी देख लेते हैं, फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री एवं वीरमदेव की प्रेमिका थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता है साथियों कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण हुआ था उसका एक कारण इतिहासकार राजकुमारी फिरोजा और राजकुमार वीरमदेव की प्रेम का जो प्रसंग है उसको आधार मान के भी इसका एक कारण बताते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 व्यक्तित्व हैं और 4 उनके कार्यभार हैं। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि गुलवेस्त जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की दाहिमा न होकर उनकी पुत्री फिरोजा की दाहिमा थी, जिन्होंने एक युद्ध अभियान का भी नेतृत्व करने का साक्ष्य इतिहासकार देते हैं। तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। 53वां प्रश्न देखते हैं आप। रणथंभौर के साके के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर रणथंभौर का जो साका हुआ था 1301 में, उसके संदर्भ में 4 कथन हैं। इन 4 कथन में एक कथन गलत है और 3 कथन जो है सही है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो आपको चयन करना था। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम साका था, तो इतिहासकार इसको राजस्थान का प्रथम साका मानते हैं, ये सही कथन है। दूसरा है इसमें रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर व्रत का पालन किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, रंगदेवी ने इस जौहर का नेतृत्व किया था। अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनके साथ आए हुए थे, तो अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया है, तो ये कथन भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ ढह गया, तो ये जो चौथा विकल्प है वो गलत है साथियों, क्योंकि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये तो रणथंभौर विजय के समय अमीर खुसरो ने कहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये कथन नहीं कहा था। जबकि महाराजा जसवंत सिंह जब मरे थे जमरूद अफगानिस्तान में, उस समय औरंगजेब ने ये कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ ढह गया। तो कुफ्र का गढ़ ढह गया ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का था ही नहीं, ये कथन किसका था, आपके
औरंगजेब का, मुगल सम्राट औरंगजेब का ये कथन था। और जब जमरूद में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, उस समय उन्होंने ये कथन कहा था। क्योंकि जो जसवंत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह है, वो हिंदुत्व के एक प्राचीर थे, एक दीवार थे, एक अच्छी ढाल थे। तो जब वो, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के विरोधी थे, और हिंदू धर्म के प्रति जो भी औरंगजेब जो फैसले लेते थे, उनका सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होता था वो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा होता था। तो इस वजह से जब वो जमरूद में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब ने ये कहा था कि आज को प्रतापगढ़ ढह गया। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो आपका सही आंसर होना था। ढोल नृत्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ढोल जो नृत्य है, ये भीनवाल और सिवाड़ क्षेत्र, जो जालोर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है, उस ढोल नृत्य के संदर्भ में 4 कथन है। देखिए, पहला कथन है असत्य कथन छांटना है, मतलब 3 विकल्प आपके सही होंगे, 1 गलत होगा। जो 1 गलत होगा उसको आपको छांटना है। ढोल बजाने की शैली थाकना है, बिल्कुल। ढोल जो नृत्य है उसकी जो शैली है उसको थाकना कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये भीनमाल और सिवाड़ा, जो जालोर क्षेत्र का एक पर्टिकुलर स्थान है सिवाड़ा, वहाँ उस क्षेत्र में लोकप्रिय है, ये भी सही है। इसके अलावा तीसरा विकल्प दे दी, सांचलिया संप्रदाय का संबंध ढोल नृत्य से है, बिल्कुल सही है। सांचलिया संप्रदाय के जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें ढोल नृत्य विशेष रूप से देखने योग्य होता है। चौथा देखिए, स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो गलत है साथियों, क्योंकि ये ढोल नृत्य है, कभी स्त्रियों के द्वारा किया ही नहीं जाता है, ये तो पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ढोल नृत्य में पुरुष ही भाग लेते हैं, और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। ढोल बजाने वाली 2 प्रमुख जातियाँ हैं, एक तो शेखावटी में सरगड़ा और दूसरी है ढोली। तो ढोल नृत्य के जो पेशेवर जातियाँ हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए साथियों, 55वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना रणथंभौर के शासक हमीर ने की थी? हमीर महाकाव्य, श्रृंगारहार, हमीरायण और अमृत कैलाश। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है साथियों वो सही होगा, क्योंकि श्रृंगारहार जो है उसके रचना रणथंभौर के शासक हमीर ने की थी। देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर ने जो अपने पुरोहित हैं विश्वरूप, उनके नेतृत्व में एक कोटि यज्ञ का आयोजन किया था, और अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में उन्होंने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण भी करवाया था। और ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों कि 32 खंभों की छतरी 2 जगह पर है राजस्थान में, जो एक पहला प्रश्न इससे पहले मैंने बताया था आपको, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो हमीर हैं उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, और पुस्तक का नाम था श्रृंगारहार। 56वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रियासत राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी? देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, करौली, धौलपुर, झालावाड़ और कोटा। तो यहाँ पर जो सबसे अंतिम या सबसे नवीनतम जो रियासत है वो आपकी झालावाड़ थी। इससे पहले एक प्रश्न रियासतों से संबंधित मैंने बताया था कि सबसे जो बड़ी रियासत थी वो जोधपुर थी। इसके अलावा सबसे जो छोटी थी वो शाहपुरा थी। इसके अलावा सबसे जो एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। इसके अलावा सबसे अंतिम या नवीनतम जो रियासत थी वो आपकी झालावाड़ थी। और झालावाड़ की स्थापना आपको पता है 1838 में झाला मदन सिंह के द्वारा की गई थी। तो 56वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होना था वो आपका झालावाड़ बताना था। 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर के शासक भारमल सर्वप्रथम किसकी सहायता से मुगल शासक अकबर से भेंट करने में सफल हो पाए थे? तो यहाँ पर देखिए साथियों, साहित्य में जो राजस्थान का इतिहास है या संपूर्ण भारत का इतिहास है, तो जहाँ भी जितने भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें मजनू खां और चगताई खां का नाम आता है। कहीं पर मजनू खां है, कहीं पर चगताई खां है। तो दोनों का नाम यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको दोनों में से कोई सा भी विकल्प यदि परीक्षा में मिले तो आप उसको प्रश्न को सही आंसर आप कर सकें। तो जयपुर के शासक जो भारमल हैं सबसे पहले मुगल शासक अकबर से मिले थे मजनू खां या चगताई खां के सहयोग से। ठीक है, 58वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही संगत नहीं है? नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। बिल्कुल, देखिए हमीर महाकाव्य के नाम से 2-3 पुस्तकें हैं, तो इनके लेखकों के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो नयन चंद्र जो
नयन चंद्र सूरी हैं, उन्होंने लिखा था हमीर महाकाव्य। सारंगधर ने लिखा था हमीर रासो। भांडव व्यास ने लिखा था हमीरायण। लेकिन अमृत कैलाश जो है वो चंद्रशेखर ने नहीं लिखा था। चंद्रशेखर ने लिखी थी हमीरहट, और अमृत कैलाश लिखा था, अमृत कैलाश नामक कवि ने लिखा था हमीर बंधन। ठीक है, सारंगधर तथा जोधराज ने भी हमीर रासो नामक काव्य की रचना की थी। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अमृत कैलाश भी लेखक हैं और चंद्रशेखर भी लेखक हैं। अमृत कैलाश नामक कवि ने हमीर बंधन लिखा था और चंद्रशेखर ने हमीरट लिखा था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न देखिए साथियों, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 4 जो ताम्रपत्र हैं, पूर्व ताम्रपत्र है, चीकली ताम्रपत्र है, खैरोदा है और आहड़ है। तो यहाँ पर चीकली ताम्रपत्र जो 1483 ईस्वी का माना जाता है, इसके बारे में यह उल्लेख मिलता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो लाग बाग इत्यादि प्रचलित थी, पटेल सुतार और ब्राह्मण द्वारा खेती का वर्णन भी इसमें है। तो विविध लाग बागों का उल्लेख जो करता है वो चीकली ताम्रपत्र करता है, और इसमें पटेल सुतार और ब्राह्मणों द्वारा जो खेती की जाती थी उसके प्रकार इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 60वां, निम्न में से किस ताम्रपत्र में गांव के लिए यहाँ मोजा शब्द का प्रयोग किया गया है? गांव के लिए अलग अलग काल में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मोजा शब्द का प्रयोग है। ठीकरा गांव का जो ताम्रपत्र है उसमें गांव के लिए मोजा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नीचे व्याख्या है वो आपको पता है, यहाँ पर आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन की हुई PDF आपको उपलब्ध करवाई जाती है, तो इसको आप देख लेना। 61वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपका जो राजस्थान के ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्गीकरण अलग अलग किया हुआ था, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई 43 किलोमीटर का अंतर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 869 है और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। तो दोनों का जो डिफरेंस है साथियों वो 43 किलोमीटर है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। हाल ही की जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट हुआ था उसकी कॉपी में से ऐसे कैसे इस पॉइंट को लिया गया है, और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या है या महिला जोतों का औसत आकार क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो दूसरा फैक्ट भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, राजस्थान में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.90% है। बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो लेटेस्ट जनगणना है वर्ष 2011 की, तो उसके अनुसार 75.10% आबादी गाँव में रहती है और 24.90% आबादी शहरों में राजस्थान की रहती है। तो ये भी सही है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.82 है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट है साथियों, चारों के चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अब 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपातों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? अब यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया है और मैंने आपको बताया कि राजस्थान में केवल 8 प्रमुख जलप्रपात हैं जिनके बारे में यदा कदा परीक्षाओं में पूछा गया है। इन 8 जलप्रपातों के अलावा किसी भी जलप्रपात के बारे में कोई सी भी परीक्षा में पूछा नहीं गया है। तो 8 जलप्रपात यदि आप याद रख लेंगे कि कौन से 8 जलप्रपात हैं, कौन सी नदी पे हैं और कौन से ज़िले में हैं, तो ये 24 फैक्ट होते हैं। तो कम से कम एक पॉइंट जो है वो तो आपका क्लियर हो। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख जलप्रपातों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसका मतलब पहले जो आपका गलत विकल्प है उसको छांटना है। भील बेरी जलप्रपात बांडी भरतपुर, चूलिया चंबल चित्तौड़गढ़, मेनाल नदी भीलवाड़ा, भीमतल
भीमलत मांगली नदी बूंदी। तो इसका मतलब साथियों ये है, चूलिया प्रपात चंबल नदी पे है और चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये बिल्कुल सही है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर है और भीलवाड़ा की जो भौगोलिक स्थिति में पड़ता है, ये भी सही है। भीमलत नदी जो भीमलत आपका जलप्रपात है वो मांगली नदी पे है और बूंदी में है। लेकिन ये जो पहला वाला विकल्प है भीलबेरी जलप्रपात, वो बांडी नदी के उद्गम स्थल के पास फूलोद व जोजावर के बीच पड़ता है, बांडी नदी पे ही है, लेकिन ये भरतपुर में नहीं, इसकी भौगोलिक स्थिति पाली जिले में है। ठीक है, तो ये आपका पहला विकल्प यहाँ पर गलत हो गया। इसके अलावा दामोह जलप्रपात आपको ध्यान रखना है, ये बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। अरना झरना एक जलप्रपात है जोधपुर में, ठीक है, जिसको शुष्क जलप्रपात भी कहते हैं। इसके अलावा बेरी गंगा झरना है आपके मंडोर जोधपुर में। तो इनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 के 8 जलप्रपात जो राजस्थान में हैं उनके बारे में मैंने इस प्रश्न में आपको सारों का एक साथ बताने का प्रयास किया है। और हमारी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है कि प्रत्येक फैक्ट यदि कोई प्रश्न लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज के लिए, तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट आपके परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं उन सबको उसी में नीचे शामिल कर लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है, केवल इस प्रश्न की जानकारी देने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि इस प्रश्न के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि राजस्थान में केवल 10 अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हैं, और उन 10 अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों को आप याद रख लेंगे तो परीक्षा में इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारों का सारा नीचे बता दिया, जो ऊपर विकल्प में दे सकते थे वो दे दिया और बाकी को नीचे दे दिया। देखिए, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, बिल्कुल सही है। राजकीय सुकर फार्म जो है वो अलवर में है, ये भी सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में है, ये भी सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है सीपेट जोधपुर में नहीं है साथियों, सीपेट आपके जयपुर में है। ठीक है, अब चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन जो राजस्थान के 10 अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र हैं उनके बारे में जो आयोग ने कई बार प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्ड अपन यहाँ पे डिटेल ले लेते हैं। राजस्थान राज्य और शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय उदयपुर में है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध सर्वेक्षण संस्थान भी उदयपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सीपेट है वो जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। एमएसएमई विकास संस्थान जो है वो जयपुर में है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो जो है वो भी आपके उदयपुर में है। इस प्रकार ये 10 जो अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो M.A. हेरोन होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, राजस्थान की प्रमुख नीतियों का कौन सा युग्म संगत है। अब यहाँ पर राजस्थान की जो प्रमुख नीति हैं वो भी बहुत सारी नीतियाँ हैं, लेकिन ये जो 9 नीतियाँ हैं उन्हीं के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। आप कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा के देख ले किसी भी परीक्षा का, तो उसमें यदि कोई नीति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो इन्हीं 9 नीतियों में से पूछा है। तो जैसे 65वां प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की प्रमुख नीतियों में कौन सा युग्म संगत है। तो पहला विकल्प है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान की पवन और हाइब्रिड नीति भी 2019 में लागू हुई थी, ये भी सही है। राजस्थान में इथेनॉल जो प्रोटेक्शन नीति है वो 2021 में शुरू हुई थी। और राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो है 2023 में जारी नहीं हुई थी, वो 27 अगस्त 2022 को जारी हुई थी। तो चौथा विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। और शेष जो 9 नीतियाँ हैं वो देखिए, राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 में लागू हुई थी। खनिज नीति 2019 में, औद्योगिक विकास नीति 2019 में, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 में, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात और प्रोत्साहन नीति 2019 में, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा 2019 में, महिला नीति 2021 में,
इथेनॉल प्रोटेक्शन नीति आपके 2021 में, और राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 में 27 अगस्त को ये लागू की गई थी। तो ये जो राजस्थान की प्रमुख नीतियां हाल ही की परीक्षा में पूछी गई हैं, सारों का वर्णन यहाँ पे देने का प्रयास किया है। और यदि आपको इस पेपर की प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक वहाँ पर आपको मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करें और जो एप्लीकेशन का जो फ्री कंटेंट सेक्शन है उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। राजस्थान में निम्न में से जुरासिक युग की चट्टानें किन जिलों में पाई जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है। जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में पाई जाती हैं। 67वां प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान निम्न में से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है वो डूंगरपुर को सर्वाधिक जो है लाभान्वित करती है। इसके अलावा 68वां प्रश्न देखिए, निम्न में से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कौन से जिले से गुजरती हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इसलिए सामान्य प्रश्न है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में 1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई माह में गुजरती हैं। 69वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। माई की सहायक नदियां सोम, जाखम, ईरू और चाप, बिल्कुल सही है। सोम की जो सहायक नदियां हैं जाखम, गोमती और सारणी है, ये भी सही है। लूणी की सहायक नदियां हैं जोजड़ी, लीलड़ी, खारी और जवाई, ये भी सही है। और बनास की जो सहायक नदियां हैं वो बेड़च, मनाली, टीडी और मोरेल नहीं है। बनास नदी की सहायक नदियां हैं आपकी बेड़च, मैनाली, कोठारी, खारी, मैनाल, कालीसिल, मानसी, ढूंढ, मोरेल, बांडी और डाई, जबकि टीडी जो है वो सोम नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की नहीं है। हालांकि बहुत ही सारगर्भित प्रश्न ये है, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का याद अच्छी तरह से पता रहना चाहिए। निम्न में से राजस्थान के वनों के संबंध में सही नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, बिल्कुल सही है। सागवान वनों की जो वार्षिक औसत है वो 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकेंद्रित हैं। और चौथा विकल्प है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कांटेदार वनस्पति पाई जाती है और इसमें प्रमुख वृक्ष खेजड़ी, बबूल, केर, बेर, फोग इत्यादि हैं। और इसकी छोटी पत्तियां कांटेदार लंबी जड़ों वाले और पेड़ प्रमुखता पाए जाते हैं। 71वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, एल्फिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। अब यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा नंबर का विकल्प है वो सही हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे सुमेलित करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वर्टिसोल्स जो हैं झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी में पाए जाते हैं। एरिडोसोल्स चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में पाए जाते हैं। एल्फिसोल्स जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में। और इंसेप्टिसोल्स जो हैं पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। अब 52वां प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? सामान्य सा ट्रेडिशनल प्रश्न है। 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 73वां प्रश्न देखिए, बीकानेरी नरमा व मालवी निम्न में से किसकी किस्में हैं? तो ये साथियों आपके कपास की किस्म है। बीकानेरी नरमा है, मालवी है, नरमा है, अमेरिकन नरमा है, ये सारे जो हैं वो कपास की किस्में हैं। और कपास को आपको पता है बढ़िया या सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। 74वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? खेरवाड़ा, एस्बेस्टस, मांडू की पाल, फैसवर, कौन सा सही सुमेलित है? ऋषभनाथ, अभ्रक और तलवाड़ा, सीसा एवं जस्ता। यहाँ पे एस्बेस्टस जो है वो उदयपुर के पास खैरवाड़ा में पाया जाता है, जबकि फेल्सपार अजमेर के मकरेड़ा में पाया जाता है। ठीक है, और मांडो की पाल में फ्लोर्सपार निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से जनगणना 2011 के अनुसार भारत में एवं राजस्थान की कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है? यहाँ पर
पहला जो विकल्प है वो भारत का है और दूसरा विकल्प राजस्थान का है। तो दोनों तथ्यों का आप तुलना करेंगे तो ये आप प्रश्न का, यदि ये प्रश्न आए कि राजस्थान की जो कार्य सहभागिता दर है भारत की तुलना में कम है, ज़्यादा है, बराबर है, इत्यादि विकल्प यदि आपको आते हैं, मिलते हैं प्रश्न पत्र में, तो आपको ये बताना है कि भारत की जो कार्य सहभागिता दर है वो राजस्थान की तुलना में ज़्यादा है और भारत की तुलना में राजस्थान की कम है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राजधानी जयपुर से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। एक बार ये परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न, इस वजह से यहाँ पर आपको शामिल किया है। निम्न में से राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। लंपोलाई गांव है, वो नागौर जिले की मेड़ता तहसील में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव माना जाता है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है जो दक्षिणी राजस्थान है, विशेषकर उदयपुर में लाल लोमी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और लाल लोमी जो मिट्टी होती है उसका रंग लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही लाल होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खैरवाड़ा, एस्बेस्टस, ऋषभदेव, अभ्रक, मांडो की पाल, फेल्सपार, तलवाड़ा, सीसा और जस्ता। यहाँ पर पहला विकल्प ही आपका सही है क्योंकि खैरवाड़ा क्षेत्र में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है। मांडो की पाल में फ्लोरस्पार, फेल्सपार न पाया जाके फ्लोरस्पार पाया जाता है और एस्बेस्टस खनिज भी निकाला जाता है तथा एस्बेस्टस खनिज में से सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स और ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 80 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपके खनिज हैं, एक तरफ उसके क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले सीसा और जस्ता आपको पता है रामपुरा अंगूछा में पाया जाता है और रोक फास्फेट जो है, रोक फास्फेट है खोदरीबा में, तांबा खोदरीबा में है। रोक फास्फेट आपके झामर कोटड़ा में और जिप्सम जो है वो जामसर में पाया जाता है जो बीकानेर में है। देखिए यहाँ पे व्याख्या किया हुआ है, सीसा और जस्ता रामपुरा अंगूचा जो भीलवाड़ा में वहाँ पाया जाता है, तांबा खोदरीबा अलवर में पाया जाता है, रोक फास्फेट और झामर कोटड़ा उदयपुर में पाया जाता है और जिप्सम आपके जामसर बीकानेर में पाया जाता है। 81 नंबर के प्रश्न में देखिए, निम्न में से राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख जमाव कहाँ पाया जाता है? तो कपूरडी, मेड़ता और पलाना, जो पहला विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फेल्सपार के बारे में एक बार पहले से भी अब मैंने बात की है कि राजस्थान का 95% फेल्सपार जो है वो अजमेर में पाया जाता है। 83वां प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सीमावर्ती विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था और राजस्थान की जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई आपको पता है 1070 किलोमीटर है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के 16 विकास खंडों में इस कार्यक्रम को चालू किया गया था 1986-87 में और इसमें केंद्र सरकार का अंश 60% और राज्य सरकार का अंश 40% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर संशोधित क्षेत्र विकास उपागम या क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, डांग मगरा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा और इसकी कंप्लीट डिटेल माडा योजना क्या है और कितना प्रतिशत है, ग्रामीणों की स्वरोजगार योजना कितना है, ये वर्तमान में चल रही है नहीं चल रही है, सारी आपको व्याख्या में डाल दिया गया है। एक बार इसको स्टडी कर लेना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधायक प्रति वर्ष कितनी राशि का प्रावधान है? तो पहले 2 करोड़ था, आजकल 5 करोड़ इसको कर दिया गया है। 1999-2000 में MLA लैड को शुरू किया गया था और 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ इसमें कर दिया गया है और ये योजना 100% राज्य प्रवर्तित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है MP लैड के भी 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष वर्तमान में होते हैं और MLA लैड के भी 5 करोड़ वर्तमान में निर्धारित है। अब 86वां प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2024 को 14 को किया गया था। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है। 87वां प्रश्न देखिए,
राज्य में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को देय राशि है, तो पहले कम थी, अब 3 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर सारी व्याख्या यहाँ पर बताई हुई है कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर जो पहले 75 लाख रुपए दिए जाते थे उनको बढ़ाकर 3 करोड़ दिया जाता है। रजत पदक में जो पहले 50 लाख दिए जाते थे आजकल 2 करोड़ कर दिया गया है, और कांस्य पदक में 30 लाख दिए जाते थे आजकल 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है ओलंपिक में राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी यदि न्यूनतम कोई भी एक मेडल यदि प्राप्त करता है तो न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का इनाम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो आपको पता है साथियों, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय जो धोक वन है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और राजस्थान में पाए जाने वाले वन, उनका प्रतिशत, उनकी वर्षा, ये सारा यहाँ पे नीचे विकल्प में आपको मिल जाएगा। आदिवासियों का कल्पवृक्ष सामान्य सा प्रश्न है, महुआ इसको कहा जाता है, इसको आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। जबकि समी या खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिप्सिनेरेरिया है, जिसको राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। 1983 में उसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और जो दशहरा उत्सव है उसमें समी वृक्ष यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। 90 नंबर का प्रश्न है, सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीसी यूरिसिस सिंडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्थानीय भाषा में इसको लिलोन भी कहा जाता है। बहुत ही पौष्टिक घास है। और जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ तक का जो पाकिस्तान सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जल पट्टी है उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। और इस लाठी सीरीज में क्या है, मीठे जल का एक भूगर्भीय पट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेवन घास अत्यधिक मात्रा में स्वतः ही उगती है। राजस्थान में नीले रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो नीले रंग का मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का आपको पता है कि राजस्थान में जो जयपुर जिला है वहाँ का ब्लू पोट्री बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कला जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय ने फारस से लेके आए थे, और उन्हीं के कालों में इस कला को अत्यधिक विकास हुआ। और बाद में कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्ध हस्तकलाकार राजस्थान के रहे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मटकी, सुराही, रामदेव जी की घोड़े, नांदड़े और पावराजाई। अब यदि आपको इनमें से एक भी विकल्प आता है तो आप उसका सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मटके और सुराही आपके रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर के, नांदड़े भीलवाड़े के और पावराजाई जयपुर की। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नमदा आपका जोधपुर का है। अजरक प्रिंट आपके कहाँ की है? बाड़मेर की है। डोरिया और मसूरिया आपकी कोटा की है। और बादला आपका जोधपुर के हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का विकल्प वहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका अकोला में क्या प्रसिद्ध है? आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? पेचमर क्या है? गलीचे क्या हैं? मुकेश किसे कहते हैं? टाकला नागौर की दरिया क्यों प्रसिद्ध हैं? अजरक प्रिंट क्या है? ये सारी आपको डिटेल आपको प्रिंटेबल PDF में मिल जाएगी, आप उसका अध्ययन करें। अब देखिए, राज्य में ग्रामीण आकर्षित क्षेत्र या हैंडलूम, हस्तशिल्प, खनिज आदि आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, ये रूड़ा संस्था है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आधारित आजीविका संसाधनों के विकास के लिए रूड़ा की स्थापना 1995 में की गई थी। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का लगभग 40% हिस्सा राजस्थान में है। तो राजस्थान में इस परियोजना का DMIC की कुल लंबाई कितनी है? तो 576 किलोमीटर आपको बताना है। इस परियोजना का DMIC की कुल लंबाई 1483 है। इस 1483 का 40% अर्थात 576 किलोमीटर राजस्थान में वर्तमान में है। ये कॉरिडोर जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। और ये कॉरिडोर दादरी UP से प्रारंभ होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक जाएगा। कल्चर का एक प्रश्न है, राजस्थान का कल्चर का एक प्रश्न है कि मरु महोत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? थार महोत्सव कहाँ होता है? हाथी महोत्सव कहाँ होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए, मरु महोत्सव आपको जैसलमेर में होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार जैसलमेर बाड़मेर में, और हाथी महोत्सव आपके जयपुर का जो आमेर है वहाँ पर कुंडा जो है आमेर कुंडा, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है हाथी गांव में।
पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिकोण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जयपुर, आगरा और दिल्ली का जो परिपथ है उसको पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मरु त्रिकोण जो है वो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को जोड़ता है। और स्वर्णिम त्रिकोण जो है एक पर्यटन मार्ग है जो भारत को 3 प्रमुख जो शहर हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। तो जो संभावित 3 प्रश्न त्रिकोण से संबंधित राजस्थान के जीके में पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक साथ आपको शामिल करके बताने का प्रयास किया है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प है साथियों, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा 3 जून 1961 को राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1980 को रिको की स्थापना हुई थी। 7 जनवरी 1955 को आरएफसी की स्थापना हुई थी। और रिडकोर जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड, उसकी स्थापना 2004 में की गई थी। राजस्थान में पहली सूती मिल किस जिले में स्थापित थी? सामान्य सा प्रश्न है। द कृष्णा मिल्स की लिमिटेड जो 17 जून 1889 को ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई थी। तो इसी को पहली सूती वस्त्र मिल कहा जाता है। उनका ओनर जो था वो सेठ दामोदर दास था। और 1906 में दूसरी सूती वस्त्र की मिल ब्यावर में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई थी। राज्य का पहला स्पाइस पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो सामान्य सा प्रश्न है। राज्य का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में, दूसरा रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया था। संपूर्ण भारत में केवल 7 मसाला पार्क हैं, उनमें से 2 राजस्थान में है, एक जोधपुर में और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में। अब तिवरी जो है क्षेत्र जोधपुर में पड़ता है और वहाँ पर निजी क्षेत्र का राज्य का पहला मसाला पार्क की स्थापना वहाँ पे की जा रही है। अब साथियों, यदि आप संस्कृत शिक्षा विभाग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उसका यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कुल 15 पेपर हैं, ऑल राजस्थान टेस्ट रैंकिंग है, प्रिंटेबल PDF है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप यदि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें और उसका जो प्रिंटेबल जो फ्री कंटेंट सेक्शन है वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि उसको पेड कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टोर पे आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।